ये कहानी सत्यराज की है। सत्यराज के केले के खेत थे। जब भी उसके खेतों में केलों की फसल कटाई लायक हो जाती थी, तब एक व्यापारी आया करता था। अरे सत्या, तू तो जानता ही है आजकल बाजार में कितनी मंदी चल रही है। इस बार केले के दाम और गिर गए हैं। अरे अन्ना, अगर ऐसे चलता रहा तो हम किसानों का क्या होगा? अब क्या बोलूं, इस बार दाम पहले से 20% घट गए हैं। अरे बाप रे, ऐसे चलता रहा तो हम सबका क्या होगा? सोचा था इस साल बेटी का इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा, पर अब लगता है कि ये मुश्किल है। अब क्या बोलूं भाई। यहाँ सत्यराज की पत्नी ऐश्वर्या और बेटी बाजार से लौट रही थी। ऐश्वर्या का ध्यान बाजार में केले के चिप्स की गाड़ी पर गया। अम्मा, मुझे केले का चिप्स दिलवा दो ना अम्मा। ठीक है। दोनों केले के चिप्स के ठेले पर गए। अन्ना, कैसे दिया केले का चिप्स? 200 रुपए किलो। बाप रे, इतना महंगा? केला तो बस 10 रुपए किलो बिकता है और तुम 200 रुपए किलो चिप्स बेचते हो। केले के अलावा तेल और मेहनत भी जाती है। वैसे भी लेना है तो लो, वरना चलते बनो। गीता, मैं तुझे घर पर चिप्स बना कर देती हूँ। ये बहुत महंगा है, वो भी ढेर सारे बनाऊंगी, चलेगा ना? ठीक है अम्मा। ऐश्वर्या और गीता घर आए और ऐश्वर्या ने घर में रखे हुए कच्चे केलों से केले के चिप्स बनाना शुरू किया। अम्मा, तुमने कहाँ से सीखा ये चिप्स बनाना? अपनी अम्मा से। नानी अम्मा को चिप्स भी बनाना आता था। वैसे भी हमारे बचपन में ऐसे चिप्स के थैले नहीं होते थे, सब कुछ अम्मा ही बनाती थी। फिर तो कितने पैसे बचते होंगे ना? हाँ। गीता बड़ी बेसब्री से चिप्स के तैयार होने का इंतजार कर रही थी। फिर जब ऐश्वर्या ने चिप्स तेल की कढ़ाई से निकाले। अम्मा, बन गए क्या? हाँ, बन गए। अब बस थोड़ा सा ठंडा होने दे। ऐश्वर्या कुछ मिनटों के लिए रुकी और फिर उसने केले के चिप्स खाना शुरू कर दिया। इसी वक्त सत्यराज घर लौटा। घर लौटते ही केले के चिप्स की खुशबू आई। अरे वाह, केले के चिप्स, क्या बात है। सत्यराज भी अपनी बेटी के साथ केले के चिप्स खाने लगा। वाह 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 ऐश्वर्या, तुम्हारे हाथ के केले के चिप्स कमाल हैं। पर आज किस खुशी में चिप्स बनाए हैं? वो अप्पा, मैंने बाजार में केले का चिप्स खिलाने को बोला तो अम्मा ने दाम पूछा। वो ठेले वाला 200 रुपया किलो बोला। मैं उसको बोला कच्चे केले तो 10 रुपए किलो के हैं। तो बोलता है तेल और मेहनत भी तो लगती है। तो मैंने सोचा सबके लिए ही केले के चिप्स बना लूं। केले के चिप्स खरीद कर पैसे क्यों बर्बाद करूं? ये तुमने बहुत अच्छा किया। हमारे तो केले भी घर के हैं, बस बनाने की मेहनत और तेल। लेकिन ऐश्वर्या, सोचने की बात है, केले बस 10 रुपए किलो और केले के चिप्स 200 रुपए किलो बिकते हैं। हाँ, मैं तो सोच ही रही थी हमें भी केले के चिप्स बनाने की फैक्ट्री डालनी चाहिए। मतलब बड़ी मात्रा में चिप्स बनाएंगे। हाँ, और इसमें लागत भी कम है। हम दोनों मिलकर ये कर सकते हैं। बस मदद के लिए एक सहायक रखना होगा। वो भी है, और हमारी आमदनी कितने गुना बढ़ जाएगी वो सोचो। अगर केले के चिप्स हम 150 रुपए किलो भी बेचते हैं तो सब हमसे ही खरीदेंगे। बिल्कुल। वैसे भी केले की फसल का दाम दिन ब दिन कम होता जा रहा है। मैं सोच रहा था कि हम क्या कर सकते हैं। तुमने अच्छा आइडिया दिया है ऐश्वर्या। जल्द ही सत्यराज ने घर के बाहर एक शेड बना दिया। इस शेड में उसने बड़ा सा चूल्हा बनाया जिस पर एक बड़ी कढ़ाई लगा दी। फिर सत्यराज, ऐश्वर्या और उनकी सहायक ने मिलकर कच्चे केलों से केले के चिप्स तैयार कर लिए। ऐश्वर्या ने नमक और मसाला मिलाया और तैयार हो गए केले के चिप्स। फिर इन केले के चिप्स को लेकर सत्यराज शहर की दुकानों में गया। अन्ना, ये ताजे केले के चिप्स हैं, मेरे खुद के खेत के हैं। मैंने अभी केले के चिप्स बनाने शुरू किए हैं। क्या आप अपनी दुकान के लिए ये चिप्स खरीदेंगे?
पहले मैं खुद टेस्ट करूंगा। सत्यराज ने उसके सामने चिप्स रखे। उस आदमी ने केले के चिप्स खाए। वाह, ये तो बढ़िया है। क्या दाम लोगे इनका? 150 रुपए किलो। ठीक है, मुझे 5 किलो दे दो और अपना नंबर भी दे दो। खत्म होंगे तो फिर कॉल करूंगा। ठीक है ना? सत्यराज कई और दुकानों पर गया और उसने सभी को अपने केले के चिप्स बेचे। जब वो घर पहुंचा तो उसके अधिकतर केले के चिप्स बिक चुके थे। ये देखो ऐश्वर्या, आज 30 किलो चिप्स बिके हैं। 4,500 रुपए एक दिन की कमाई है। बाप रे! ये 10 किलो बच गए हैं। शायद कल तक ये भी बिक जाएंगे। अच्छा है। तभी सत्यराज के मोबाइल पे कॉल आया। जी अन्ना, अभी 10 किलो केले के चिप्स बचे हैं। हाँ, अभी लाता हूँ। क्या हुआ? लगता है हमारे चिप्स अच्छे से बिक रहे हैं। वो दुकानदार को और 10 किलो चाहिए, देकर आता हूँ। सत्यराज दुकानदार को केले के चिप्स देकर पैसे लेकर आता है। रास्ते में उसे कई और दुकानदारों के कॉल आते हैं। अरे ऐश्वर्या, सारे चिप्स खत्म हो गए। कल 30 किलो चिप्स का और ऑर्डर आया है। वाह, ये तो बढ़िया है। सोचा नहीं था कि केले से मैं कभी इतने पैसे कमाऊंगा। अब सब कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल। ऐश्वर्या के केले के चिप्स धूम मचा चुके थे। वो रोज 30-40 किलो केले के चिप्स बनाया करती थी, जो हाथों हाथ बिक जाया करते थे। दोनों पति पत्नी बहुत मुनाफा कमा रहे थे। फिर एक रात ऐश्वर्या के दिमाग में एक ख्याल आया। मुझे और भी मुनाफा कमाना है। अगर मैं सस्ता वाला तेल इस्तेमाल करूँ तो मेरा मुनाफा बढ़ जाएगा। हाँ, वैसे भी तेल से स्वाद में क्या फर्क आएगा। और अगले दिन से ऐश्वर्या ने सस्ते वाले तेल में केले के चिप्स बनाना शुरू किया। इस बात से अनजान सत्या चिप्स को दुकानों पर बेच आया। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एकाएक दुकानदार कम चिप्स खरीदने लगे। आज 3 किलो ही चिप्स दो भाई। देखो, कल के भी ऐसे ही पड़े हैं। अब सत्या सोच में पड़ गया कि अचानक उनके चिप्स की डिमांड गिर कैसे गई। ऐश्वर्या, अचानक लोगों ने चिप्स खरीदना कम क्यों कर दिया होगा? ऐश्वर्या के चेहरे पर चिंता थी, मानो वो जानती थी कि क्या हुआ है। शायद ये मेरी गलती है। मैंने ही अच्छे तेल की जगह सस्ता तेल डाला। सोचा लोगों को स्वाद पता नहीं चलेगा और हमारा मुनाफा बढ़ जाएगा। तुमने ऐसा क्यों किया? ये तो बेईमानी हुई। तुम्हारे थोड़े से लालच की वजह से हमारा व्यापार बंद हो जाएगा। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। अब हम क्या करें? अब एक ही उपाय है। सत्यराज ने ऐश्वर्या को अच्छे तेल में केले के चिप्स बनाने को कहा। ये चिप्स सत्यराज दुकानदारों के पास ले गया। अरे अन्ना, पहले के चिप्स जितने भी बचे हैं मुझे वापस दे दो। ये नए और अच्छे चिप्स ले लो। लगता है हमसे बनाने में कुछ गलती हो गई थी, इसलिए स्वाद इतना अच्छा नहीं था। ठीक है भाई, पर आगे से ऐसी कोई गलती मत करना। बिल्कुल नहीं अन्ना। सत्यराज ने सारी दुकानों पर केले के चिप्स बदल दिए और फिर पहले की तरह उनके चिप्स बिकने लगे। इस बार तो मैंने संभाल लिया है। अगली बार ऐसा कुछ भी मत करना। नहीं नहीं, मैं समझ गई कि लालच बुरी बला है। मैं फिर कभी लालच के कारण मिलावट नहीं करूंगी। और जल्द ही उनकी एक फैक्ट्री बन गई, गीता चिप्स फैक्ट्री। उनकी ईमानदारी के कारण ही उनका व्यापार इतना बड़ा बन पाया। हमारे देश में जिस तरह से 4 धाम प्रसिद्ध है, उसी तरह से श्रीखंड गांव अपने यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियों और श्रीखंड देवता के लिए प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग श्रीखंड देवता के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। इसी तरह एक दिन रॉबर्ट डिसूजा यहाँ घूमने के लिए आता है। अरे वाह, मैंने तो उस गांव के बारे में जितना सुना था, ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। इसीलिए लोग यहाँ आने के लिए बेताब रहते हैं। मन तो कर रहा है गांव में अपना एक घर बनाऊं। रॉबर्ट गांव के चारों तरफ पहाड़ियों को देखने के लिए निकल पड़ता है, जहां पहुंचकर उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। वाह,
इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ तो मैंने सपनों में भी नहीं देखी है। आज तो बहुत घूम लिया, मजा भी बहुत आया, पर अब बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर जल्दी से खाना नहीं मिला तो चक्कर ही आ जाएंगे। हे भगवान, कहीं आसपास अच्छा खाना मिल जाए तो मजा आ जाए। रॉबर्ट खाने की तलाश में निकल पड़ता है। रॉबर्ट को एक ढाबा दिखाई देता है। लगता है पहाड़ी रेस्टोरेंट है, जाकर देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो खाने के लिए मिल ही जाएगा। रॉबर्ट ढाबे के अंदर जाता है। क्या कुछ खाने के लिए मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। क्या चाहिए आपको? यहाँ पर क्या अच्छा मिलता है? यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा ही मिलता है। आप एक बार हमें सेवा करने का अवसर तो दीजिए। ठीक है, 2 आलू पराठे लेकर आओ। रॉबर्ट टेबल पर बैठ जाता है। कुछ देर में शिव प्रसाद रॉबर्ट के लिए आलू का पराठा बनाकर देता है। देखते ही देखते ढाबे में बहुत सारे ग्राहक आते हैं। यहाँ तो ग्राहकों की भीड़ लग गई। लगता है इस गांव में कोई दूसरा रेस्टोरेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ अपना एक रेस्टोरेंट खोल दूँ तो बहुत पैसे कमा सकता हूँ। रॉबर्ट जल्दी से अपने पराठे खत्म करके और शिव प्रसाद को पैसे देकर यहाँ से सीधे शहर के लिए निकलता है और वहाँ से कर्जा लेकर यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बनाता है। आ जाओ, नया रेस्टोरेंट खुला है। बहुत से लोग रॉबर्ट के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं, पर उनको यहाँ का खाना कुछ खास पसंद नहीं आता और वो लोग खाना खाने के लिए शिव प्रसाद के ढाबे पर जाते हैं। ये देखकर रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो शिव प्रसाद के पास जाता है। देखो, मैंने इस गांव में एक नया रेस्टोरेंट खोला है। बधाई हो भाई साहब, तुम्हारे इस ढाबे की वजह से लोग मेरे रेस्टोरेंट में नहीं आ रहे हैं। पर इसमें मेरी क्या गलती है? अपना ये ढाबा बंद कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देखिए भाई साहब, ये हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ ढाबा है, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। अगर इसको बंद कर दूंगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। शिव प्रसाद की बातें सुनकर रॉबर्ट गुस्से में यहाँ से चला जाता है और अपने मन में सोचता है, लगता है ये ऐसा नहीं मानेगा। अब इसको कुछ अच्छा सा सबक सिखाना पड़ेगा। शिव प्रसाद के ढाबे को तोड़ देता है और जेसीबी से उसको पहाड़ी के पीछे फेंक देता है। अब आएगा मजा। जब बांस ही नहीं रहा तो बांसुरी कहाँ से बजेगी? अब मेरा रेस्टोरेंट अच्छे से चलेगा और मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। रॉबर्ट बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि ढाबा टूट जाने से अब सभी लोग उसके रेस्टोरेंट में ही खाना खाने आएंगे, पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये चाल उस पर ही उल्टी पड़ने वाली है। अगली सुबह जब शिव प्रसाद ढाबे वाली जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि ढाबा वहाँ पर नहीं है। अरे, मेरा ढाबा कहाँ चला गया? मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। शिव प्रसाद इधर उधर ढाबे को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते पहाड़ी पर पहुंच जाता है, जहां पर उसका ढाबा टूटा हुआ पड़ा है। वो उसे देखकर जोर जोर से रोने लगता है। ये मेरे पूर्वजों की निशानी थी, ये सब कैसे हो गया? दूसरी तरफ श्रीखंड भगवान एक फकीर बाबा का वेश बनाकर यहाँ घूमने के लिए आते हैं। वो सबसे पहले रेस्टोरेंट में जाते हैं। बहुत भूख लगी है बेटा, कई दिनों से खाना नहीं खाया, कुछ खाने के लिए दे दो। फकीर बाबा की हालत बहुत खराब है। उनके कपड़े फटे हुए हैं और पैरों में चप्पल भी नहीं है। अरे भिखारी बुड्ढे, यहाँ अंदर कैसे घुस गया तू? निकल जा यहाँ से। बेटा, ऐसा मत बोलो, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओगे तो पुण्य मिलेगा। अबे बुड्ढे, ये रेस्टोरेंट अमीरों के लिए है, तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं। चल निकल जा यहाँ से। रॉबर्ट फकीर बाबा को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। फकीर बाबा पैदल चलते हुए पहाड़ी की तरफ जाते हैं, जहां शिव प्रसाद ढाबे के सामने बैठकर रो रहा है। कुछ खाने के लिए दे दो बेटा, बहुत दिनों से भूखा हूँ। बाबा, मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा, मैं तो एक भूखा साधु हूँ,
प्यार से बासी खाना भी खिलाओगे तो वो भी खा लूंगा। मेरा सारा खाना खराब हो चुका है, ये देखिए, खाना बनाने का सामान भी नीचे जमीन पर बिखरा हुआ है। फकीर बाबा देखते हैं कि ढाबे के अंदर का रखा हुआ सारा राशन जमीन पर चारों तरफ बिखरा पड़ा है। बेटा, अगर तुम चाहो तो इसे ही बटोर कर इस फकीर का पेट भर सकते हो। ठीक है बाबा। शिव प्रसाद जमीन पर बिखरा हुआ राशन समेटता है। वो फकीर बाबा को खाना खिलाता है, जिससे फकीर बाबा की भूख मिट जाती है। तुमने एक भूखे फकीर को खाना खिलाया है, उसकी भूख मिटाई है। ईश्वर तुम्हारे सारे दुख दर्द मिटा देगा। फकीर बाबा की दुआ पूरी होने पर ढाबे के चारों तरफ एक बहुत बड़ा इंद्रधनुष बन जाता है। ईश्वर तो मुझसे नाराज है बाबा। देखिए ना, मेरे ढाबे का क्या हाल हो गया है। शिव प्रसाद पीछे अपने ढाबे की तरफ देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि ढाबा पूरी तरह से इंद्रधनुष से ढक गया है और बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये तो चमत्कार हो गया। लगता है ईश्वर तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। पर ये इंद्रधनुष तो कुछ ही समय में गायब हो जाएगा। क्या श्रीखंड भगवान इस जगह से गायब हो गए हैं? नहीं, वो हमेशा से यही हैं और हमेशा यही रहेंगे। अगर श्रीखंड भगवान हमेशा यही रहेंगे तो उनका आशीर्वाद और ये इंद्रधनुष भी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। इतना कहकर फकीर बाबा यहाँ से जाने लगते हैं। शिव प्रसाद उन्हें जाते हुए देखता है। जब वे शिव प्रसाद की आंखों से ओझल हो जाते हैं तो शिव प्रसाद पीछे मुड़कर देखता है तो इंद्रधनुष अब और भी बड़ा हो गया है और अब उसका ढाबा इंद्रधनुष के ऊपर अच्छे से सज गया है। इंद्रधनुष ढाबे पर पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां बन गई है। शिव प्रसाद उन सीढ़ियों से अपने ढाबे में जाता है और देखता है कि ढाबे की हालत पूरी तरह से बदल गई है। ढाबा अंदर से चमकदार हो गया है। हे श्रीखंड महाराज, आपकी जय हो। जैसे ही लोगों को इस इंद्रधनुष वाले ढाबे के बारे में पता चलता है, रॉबर्ट के सारे ग्राहक उसके रेस्टोरेंट का खाना छोड़कर इस ढाबे की तरफ चले आते हैं। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, उसको फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। रॉबर्ट जेसीबी मशीन लेकर ढाबा तोड़ने के लिए जाता है, पर जैसे ही उसकी मशीन पहाड़ी पर पहुंचती है, वो फिसलन के कारण पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। ये क्या हो गया? इस तरह से तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ग्राहक न आने की वजह से रॉबर्ट का रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। रॉबर्ट की हालत देखकर शिव प्रसाद को उस पर दया आ जाती है और वह रॉबर्ट को अपने इंद्रधनुष ढाबे में काम पर रख लेता है। अब रॉबर्ट को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वो भी शिव प्रसाद से माफी मांगता है और मन लगाकर काम करके धीरे धीरे अपना कर्जा उतारने लगता है। इंद्रधनुष ढाबा पूरे श्रीखंड में फेमस हो जाता है।